Welcome dear students. Today's topic is relation database and integrity constraint. So after completing this lecture, you will be able to recall relational database and its characteristic. Then you will be able to define and classify integrity constraints. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज़ द बेसिक ऑफ रिलेशन अलजेब्रा. That is a most important part of DBMS, so that is why it is very important. एंड साथ साथ देखा जाए तो इससे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड दैट इज अ बेसिक, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ऑफ रिलेशन मॉडल. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिंकिंग विद अदर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस के बेसिक करेंगे एंड साथ साथ जब हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ हम कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे जो आगे आने वाले टॉपिक्स पे हम यूज करेंगे. एंड जो यहाँ पे हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इससे पहले जब हमने ईआर मॉडल किया है तो वहां पे भी हमने पढ़ा है. So this topic is linked to the previous topic as well as it will be used in all the subsequent topics. So ये जो topics है सक्सेशन में आप पढ़ सकते हैं. You cannot miss a topic in between. So that is why it is linked to those. And real life में अगर हम इसकी applicability की बात करें so that is very important. क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स डेटाबेस को अच्छे से करना चाहते हैं, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग अ क्वेरी. तो रिलेशनल अलजेब्रा इज द बेसिक टू एसक्यूएल. अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा अच्छे से समझ में आ जाएगा, यू विल गेट टू नो व्हाट इज एसक्यूएल एंड यू विल बी एबल टू लर्न एसक्यूएल वेरी इजी. और एसक्यूएल देखा जाए दैट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबीएमएस. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ से हम जितने भी रिलेशन अलजेब्रा के टॉपिक करेंगे या फिर एसक्यूएल के टॉपिक करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ एज वेल. तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते आइए एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन डेप्थ. We'll start with the first topic, that is we have to recall relational database. And recall because we have already done the basic of relational database, but relation model को start करने से पहले एक बारी वापस से हम revisit करते हैं कि कौन कौन से concept हैं जो हम आगे भी use. We'll be starting with the next model, that is the relational model. और हमें ये पता है दिस रिलेशन मॉडल इज आफ्टर द ईआर मॉडल. तो हम ईआर मॉडल पढ़ चुके हैं, दैट इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल बेस्ड मॉडल. बट यहाँ पे हम जिस मॉडल की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड मॉडल. तो आई होप दिस कंसेप्ट यू रिमेंबर. हमने इससे पहले वाले टॉपिक हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में इसके बारे में बात की है कि रिलेशन मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन बेस्ड मॉडल है जहाँ पे हम अपने डेटाबेस को एज अ फॉर्म ऑफ टेबल्स देखते हैं. तो यहाँ पे डेटाबेस जितना भी हमने रिप्रेजेंट किया होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल. जैसे हमारे पास एम्प्लॉय का अलग टेबल होगा, डिपार्टमेंट का अलग टेबल होगा, देन वर्क्स फॉर का अलग टेबल हमने बनाया था. तो हर एक जो डेटाबेस में एंटिटी होती है उसके लिए हमने एक टेबल बनाया. सो रिलेशनल मॉडल is a model where every entity is represented as a relation, or it is also known as a table. So relation model basically describe the database in the form of relations and tables. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ये रिप्रेजेंटेशन बेस्ड मॉडल होता है. तो ये एक ऐसा मॉडल है जो यूजर के लिए भी समझना आसान है और साथ साथ मशीन पे इम्प्लीमेंट या ट्रांजिशन जो मशीन पे हम इसको करेंगे वो भी आसान है. So that is why it is in between the user as well as the machine. इससे पहले जो हमने ER मॉडल किया था that was conceptual based मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ यूजर को समझ में आ सकता है बट मशीन को समझ में बिल्कुल नहीं आ सकता. तो ER मॉडल को हमने कन्वर्ट कर दिया रिलेशन मॉडल में. इतना हम काम ऑलरेडी कर चुके. रिलेशन मॉडल मीन्स डिस्क्राइबिंग द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास एंटिटीज नहीं होंगी, रिलेशनशिप नहीं होंगे, कार्डिनलिटी नहीं होगी, कंस्ट्रेंट नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टेबल्स हो, राइट. उसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी है, जैसे यू नीड टू रिमेम्बर दिस, व्हाट इज अ रिलेशन स्कीमा आर एंड अ रिलेशन आर. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. तो रिलेशन स्कीमा आर अगर आपको आई होप याद हो तो रिलेशन स्कीमा जहाँ पे स्कीमा वर्ड आ जाता है दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल.
या यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। तो अगर आप सिर्फ ये बता रहे हैं जैसे आपका एम्प्लॉय टेबल है उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स है, सिर्फ आप इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बता रहे हैं, तो दैट इज रेफर्ड टू एज द रिलेशन स्कीमा। बट अगर हम रिलेशन की बात करें, दैट इज रिलेशन आर, दिस मीन्स स्ट्रक्चर एज वेल एज द डेटा इनसाइड दैट टेबल। तो अब आपको ये जो दोनों कंसेप्ट है याद रखने हैं विद दी टर्म्स यूज फॉर इट। तो जब भी आपने कैपिटल आर मेंशन किया है दैट मीन्स रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, एंड जब भी आपने स्मॉल आर मेंशन किया है दैट मीन्स आप रिलेशन की बात कर रहे हैं। सो रिलेशन मीन्स टेबल, और टेबल के अंदर जो हमने डेटा लिखा हुआ है, और रिलेशन स्कीमा मीन्स ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे बनाए यहाँ पे, तो वी हैव द एम्प्लॉय टेबल, वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल, और वहाँ पे एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय नेम का एंड डिपार्टमेंट नंबर का। दिस इज रेफर्ड टू एज द रिलेशन स्कीमा आर, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है, कोई भी डेटा वैल्यूज नहीं बताए हैं। बट अगर हम बात करें रिलेशन आर की, तो हेयर वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे हमने टेबल का स्ट्रक्चर तो डिस्क्राइब किया है, बट उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर का डेटा भी डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे 3 एम्प्लॉयज हैं और उनके नाम क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो दिस इज रेफर टू एज दी रिलेशन आर, एंड दिस इज योर, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट जो हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे, तभी हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो जनरल डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स देते हैं या आप सोचेंगे, तो एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। बट जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब यहाँ पे हमने एंटिटी की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें इस टेबल की बात करनी है। तो इस टेबल में आप अगर आप एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करें, दैट इज सिंपली द कॉलम्स एंड नथिंग एल्स। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम है, दैट इज योर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो वी हैव एम्प्लॉय आईडी एज एन एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय नेम एज एन एट्रीब्यूट एंड डिपार्टमेंट नंबर एज एन एट्रीब्यूट। तो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो, और नेक्स्ट जो एक टर्म आपको पता होना चाहिए दैट इज डोमेन। तो डोमेन की अगर हम बात करें, दैट इज सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो डोमेन मीन्स सेट ऑफ परमिसिबल values. Example, department number can be of integer type. तो ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर में आप कोई इंटीजर वैल्यू लिखोगे या जो वैल्यूज लिखोगे उनका टाइप इंटीजर है, तो दैट इज अ डोमेन। तो ये कुछ बेसिक टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अब हम सारी चीजें टेबल के बारे में ही लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। इफ यू नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशन, so that is a subset of domain of A1 into domain of A2 to domain of N, and this is not into, this is Cartesian product। तो मैथमेटिकली एक टर्म है। तो A1 में जितनी परमिसिबल वैल्यूज है, जैसे अगर हम बात करें A1 हमारा एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट एट्रीब्यूट। तो एम्प्लॉय आईडी में 10 परमिसिबल वैल्यूज है सपोज करो, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे 10 है, तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4। तो जितनी भी परमिसिबल वैल्यूज है उनका कॉम्बिनेशन हम लेंगे, साथ में एम्प्लॉय नेम में जितनी वैल्यूज पॉसिबल है उसका कॉम्बिनेशन लेंगे, और उसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर में जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उनका कॉम्बिनेशन अगर हम मैक्सिमम एज्यूम करते हैं, तो उनमें से किसी का भी अगर हम कोई भी एक सबसेट लेंगे, दैट विल बी आवर रिलेशन।
तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपको समझने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का या सबसेट, या अगर आप वहां पे भी हम देखें तो रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक अगर आपको बताओ तो रिलेशन इज रिटन लाइक दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो अगर हमारे पास दो सेट्स है A1 एंड A2, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका सबसेट, सो दिस इज अ रिलेशन। तो यहाँ पे भी रिलेशन वही है, just instead of the sets here we have the domain of individual attribute। बट नहीं भी समझ में आया तब भी ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखें। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे हम डिराइव करते हैं, सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट और सबसेट का क्या मतलब होता है, वो जरूर रिविजिट। तो अदरवाइज दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिविजिट फ्रॉम द रिलेशन मॉडल बेस। उसके अलावा हम बात करते हैं, अब विल स्टार्ट विद दिस रिलेशन मॉडल विद बाय स्टार्टिंग अ टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशन। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रिलेशन या हमारा जो टेबल है वो सेटिस्फाई करता है। वन इज, फर्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। तो टपल्स मीन्स हमारी रोज। तो रोज की ऑर्डरिंग क्या मैटर करती है या क्या मैटर नहीं करती, उसके बारे में हमें सोचना है। तो देखा जाए, ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन डज नॉट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दिस पॉइंट। तो द ऑर्डर ऑफ So the order of tuples does not matter and each is independent of the other। तो अगर आप रोज की ऑर्डरिंग चेंज भी कर देते हो तब भी आपका रिलेशन वही रहेगा, रिलेशन वोंट चेंज। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रिलेशन आर, अगेन द सेम एम्प्लॉय टेबल, वहां पे हमारे पास 3 एम्प्लॉयज है, दे आर वर्किंग इन सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और अगर आप उनके टपल्स की ऑर्डरिंग चेंज कर देते हो, so that means एम्प्लॉय 3 को आप पहले लिख देते हो, एम्प्लॉय 2 को बाद में लिख देते हो, सो वी हैव अगेन अ रिलेशन आर एंड दे बोथ आर सेम। तो रिलेशन में अगर आप टपल्स की ऑर्डरिंग चेंज कर देते हो, सो दैट इज इररिलेवेंट बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो पहली रो को आप पहले लिखो या फिर लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट टू रिलेशंस आर जस्ट दी सेम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्डरिंग ऑफ वैल्यूज विद इन अ टपल। तो एक टपल के अंदर जो आप वैल्यूज लिख रहे हो, क्या उसकी ऑर्डर मैटर करती है? तो ऑब्वियसली बात है, उसका ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपने वैल्यूज ऐसे लिखी है, एम्प्लॉय 1, जॉन एंड 1, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स वी हैव एम्प्लॉय नंबर 1 का नाम जॉन है एंड डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम कर रहा है। बट अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे लिखती हूँ, तो दिस बेसिकली मीन्स वी हैव एम्प्लॉय आईडी एज 1, उसका नाम है E1 एंड डिपार्टमेंट नंबर है जॉन। और ये हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर में आप सिर्फ इंटीजर्स लिख सकते हो अगर हमने उसका डोमेन सेट किया हुआ है, सो दिस विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। तो जब आप एंटर कर रहे हो, जब आप एक्सेस कर रहे हो, तो जो आपने टपल के अंदर की वैल्यूज आपने लिखी हुई है उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो यू हैव टू एंटर दी वैल्यूज लाइक दिस। तो आप एक ऑर्डर देख लेंगे कि एट्रीब्यूट्स का क्या ऑर्डर चल रहा है और उसी अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लिख सकते। दिस इज, so we'll write this point। So ordering of values within a tuple means the values inserted in a particular tuple should follow the order of attribute mentioned। तो अगर आपने attribute जैसे लिखे हैं employee ID, employee name और department number, तो जो values आप insert कर रहे हो that should follow that particular order। अगर आप order से बाहर जाओगे तो that will not be allowed। Next characteristic is we can have only atomic and null values in a tuple। तो tuple में अगर आप values लिख भी रहे हैं, जो हमने यहाँ पे E1 जॉन या 1 लिखा है, तो ये वैल्यू अगर आप लिख भी रहे हैं, तो पहली तो बात है ये एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, मीन सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए, दो मल्टीपल वैल्यूज नहीं आप लिख सकते। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस कि एम्प्लॉय नेम है जॉन कॉमा फ्रैंक, राइट। तो जब आप एक वैल्यू लिख रहे हैं तो वो एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए जहां पे कॉमा नहीं आए, तो दैट मीन्स एक वैल्यू है जॉन। तो पहली तो बात है, या तो आप लिखेंगे एक एटॉमिक वैल्यू लाइक एम्प्लॉय नेम इज जॉन, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू आप मेंशन करेंगे नल।
तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट नंबर 0, डिपार्टमेंट नंबर दैट इज नल, तो दिस डज नॉट मीन्स इट इज 0। 0 और नल दोनों अलग अलग बात है। नल का मतलब बहुत डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर जॉन है उस वो कंपनी में आया है, अभी उसने कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया है, तो हम वहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर में लिख देंगे नल, क्योंकि अभी इसके लिए ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने असाइन नहीं की। बट नल का मतलब 0 नहीं होता। अगर आपको 0 लिखना है किसी के लिए तो आप 0 लिखेंगे। डिपार्टमेंट नंबर 0 है अगर आपका, तो दैट मीन्स आपने वैल्यू 0 लिखी। या किसी भी चीज के लिए अगर आपको 0 लिखना है दैट इज एक्सप्लिसिट, बट नल का मतलब 0 नहीं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो अगर देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, सो वी कैन हैव ओनली एटॉमिक और नल वैल्यूज एज अ वैल्यू इन अ टपल। So an attribute can have atomic values or null values in a tuple, and null is introduced in the database because null को introduce करने के 3 reason है, तीनों reason with example आपको ध्यान रखने हैं। So one first reason is, तो फर्स्ट रीजन इज वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसी कोई आप सपोज कर आपने एक डेटाबेस बनाया है एंड कोई एक यूजर उसमें डेटाबेस को या उस फॉर्म को फिल कर रहा है एंड उस वक्त पे उसको एक ऐसा एट्रीब्यूट मिलता है जो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पे वो ऑब्वियसली बात है नल लिखेगा। जैसे सपोज करो आप एक बीटेक स्टूडेंट से फॉर्म भरवा रहे हो और वहां पे आपने मेंशन किया है मेमटेक डिग्री या एमटेक मार्क्स, तो वहां पे वो क्या लिखेगा? नल, क्योंकि वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं। तो दैट मीन्स वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल। अगर वो उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, जैसे अगर एक स्टूडेंट है जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, आप उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, सो इट विल मेंशन नल, क्योंकि वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो एट्रीब्यूट। तो एग्जाम्पल द फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री टू बीटेक स्टूडेंट। तो अगर आप बीटेक स्टूडेंट से कुछ डेटाबेस फिल करा रहे हो और वहां पे हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एक फील्ड मेंशन किया है, तो वो ऑब्वियसली बात है वहां पे नल एंटर करेगा, बिकॉज दैट डज नॉट अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। साथ साथ वैल्यू अननोन भी हो सकते हैं स्टूडेंट को अपने फादर के ऑफिस एड्रेस नहीं पता, तो वो क्या करेगा? वो वैल्यूज को अननोन है, सो इट विल एंटर अ नल। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट डज नॉट नो हिज और हर ऑफिस एड्रेस, तो उसके लिए वो नल एंटर करेगा। एंड फाइनली वन अनदर रीजन इज वैल्यू प्रेजेंटली अनअवेलेबल। तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एप्लीकेबल भी है, वैल्यू से पता भी है, बट उसने एंटर नहीं किया है। जैसे ऐसा होता है फॉर्म बहुत कभी कभार ना, आप डेटाबेस फिल करा रहे हो, बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो जनरली जो भी फॉर्म भरता है वो जो जहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क होता है, मीन जो मैंडेटरी फील्ड होता है उन्हें फिल करता जाता है, बाकी जगह खाली छोड़ देता है, बिकॉज टू जस्ट सेव टाइम। वो वैल्यूज को पता भी है बट उसने एंटर नहीं करनी, तो दैट इज वैल्यू प्रेजेंटली अनअवेलेबल। सो वैल्यू लाइक ब्लड ग्रुप, बट एक स्टूडेंट को अपना ब्लड ग्रुप पता है बट उसने एंटर नहीं किया, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? नल। So this is value not applicable, value unknown, value presently unavailable। इनमें से कोई भी केस होगा तो आप उस केस में नल एंटर करोगे, और नल के अलावा आप अटोमिक वैल्यूज एंटर कर सकते हो, मीन सिंगल वैल्यूज एंटर कर सकते हो। बट सिंगल वैल्यूज जो आपके अटोमिक हैं और नल, इनके अलावा आप कोई भी वैल्यू टपल में नहीं एंटर कर सकते। एंड आप देख सकते हैं नल वैल्यूज के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो किस वजह से नल आपने मेंशन किया है ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आगे आने वाले टॉपिक में हम जब बात करेंगे, सो विल अवॉइड दिस नल। नल डेटाबेस में जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा डिजाइन है, बिकॉज हम इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है एक चीज की, अगर मल्टीपल मीनिंग होता है तो बेटर है हम उसको अवॉइड करें। सो नल को हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम टेबल के बारे में बात करें तो या तो आप सिंगल वैल्यू लिखेंगे या फिर नल वैल्यू। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिलेशन is that the relation should have a real world meaning. So meaning of a relation should cater to the real world or universe of discourse. तो दैट मीन्स आप कोई भी रैंडम चीजें नहीं इंक्लूड करोगे। अगर आप बैंकिंग का डेटाबेस बना रहे हो, वहां पे आप यूजर नहीं लिखोगे, वहां पे आप कस्टमर लिखोगे, अकाउंट्स लिखोगे, सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, तो जो भी आप चीजें मेंशन कर रहे हो दैट शुड हैव अ रियल वर्ल्ड मीनिंग, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर रहे हो दैट शुड ऑल्सो बी रेलिवेंट।
इरेलीवेंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस में नहीं रख सकते. So this is again a characteristic of a relation. तो रिलेशन एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मींस रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए. जैसे बैंकिंग डेटाबेस आप बना रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स होने चाहिए, कस्टमर्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट्स, एम्प्लॉय, तो उन सब का कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड मीनिंग होना चाहिए. So these are what is exactly a relation model and what are the characteristic of a relation. So now we have completed what is exactly the relational database and what is its characteristic. So before going further, we'll do a quick knowledge check.